नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के आज हम सेकेंड पेपर को भी लेके आ चुके हैं। बच्चों, जो मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ पिछले में 2 वर्षों के एमजीपी बीपी के जो पेपर आपके हुए हैं उन्हीं को आज हम सोल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड करके जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वैसे तो इसकी मैंने एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से भी क्लास कराई हुई है, एमजेपीआरयू की भी एक मैंने क्लास कराई थी, तो उनको भी आपको देख के जाना है। आपको ये क्लास तो आपको देखना ही है, एक और भी क्लास आपको देख के जाना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा इन 2 क्लासों के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। अन्य कोई भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को बिल्कुल भी जो है अलग से नहीं मिलेगा। इन्हीं दोनों पेपरों से आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा पेपर। ये पेपर आपका ये सेकंड पेपर है, इसे आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका औचित होगा। सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल जो है 5 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि लोक प्रशासन क्या है, इसको हम समझेंगे इसका अर्थ। उसके बाद है संगठन के आधार क्या है। उसके बाद है पद सोपान क्या है। अगला भी इसमें क्वेश्चन के स्वतंत्र नियामकीय जो है आयोग क्या है। उसके बाद है लेखा परीक्षण, इसको समझेंगे हम। सबसे पहले बच्चों लोक प्रशासन क्या है इसको समझ लीजिए। लोक प्रशासन जो है प्रशासन की एक व्यापक अवधारणा का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। लोक प्रशासन जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है लोक, दूसरा है प्रशासन। तो लोक मतलब क्या होता है बच्चों? लोक का अर्थ होता है कि किसी राज्य की जनता से है, मतलब किसी राज्य में जो जनता रह रही है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, या फिर कोई जो है वृद्ध हो, या फिर कोई बच्चा हो, या फिर कोई बीमार व्यक्ति हो, या फिर कोई पागल व्यक्ति हो, मतलब जो है राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ये सब क्या है? लोग कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लोग जो है राज्य में रहने वाले उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनके प्रति राज्य अपने दायित्वों को पूरा करता है और लोग भी उनके जो है प्रति कर्तव्यों को जो है पूरा करते हैं और सरकार के प्रति जो है विश्वास भी रखते हैं। वही हम प्रशासन के बच्चों बात करें तो प्रशासन जो शब्द है, जो इंग्लिश में इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये लैटिन भाषा के एड प्लस जो है एडमिनिस्ट्रेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि व्यवस्थित ढंग से सेवा करना। मतलब जो है लोक का मतलब होता है बच्चों जनता, ठीक है, जनता। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, प्रशासन का मतलब होता है सेवा करना। मतलब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जनता की सेवा करना ही क्या है? लोक प्रशासन है। थोड़ा सा और भी यहाँ से समझ लीजिए इसकी परिभाषा को, जो कि लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है लोक, दूसरा है जो है प्रशासन। मतलब जो है लोक का अर्थ होता है बच्चों जनता और प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जनता की सेवा करना ही लोक प्रशासन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है लिखना है, चलेगा। अब यहां से बच्चों अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि संगठन क्या है बच्चों, संगठन की परिभाषा को समझेंगे, इसके आधार क्या है उसको भी स्पष्ट करेंगे। तो संगठन क्या है इसको समझ लीजिए। मानव जो कि एक सामाजिक प्राणी है और मानव का जन्म, विकास, अंतः जो है समाज रूपी संगठन में होता है। मतलब जो है मनुष्य क्या है, जन्म लेता है, एक समाज में जन्म इसका होता है। ठीक है, सारे कार्य भी समाज में ही करता है और हम जो है बिना संगठन के जीवित नहीं रह सकते हैं। और आज जो है विश्व में मानव संगठनों का निर्माण जो है कर रहे हैं। मतलब जो है जो कि हम जो है संगठन में ही जन्म लेते हैं और कह सकते हो संगठन में ही सारे कार्य करते हैं, हम जीवित रहते हैं और बिना संगठन के हम जो है जीवित नहीं रह सकते हैं। आज विश्व में मानव जो है संगठनों का निर्माण कर रहे हैं, संगठनों को जो है प्रभावित कर रहे हैं और संगठनों से प्रभावित हो रहे हैं। परिवार सबसे छोटा जो कि सामाजिक संगठन है और जो कि संगठन समाज के नियमों को दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है। और मानव की जो प्रगति है, जो उसकी अवनति है, संगठन पर ही जो है निर्भर रहती है। और मानव निर्मित संगठनों में आपसी संबंध सदस्य के सदस्यों के द्वारा निर्धारित होते हैं और संगठन के अभाव से, मतलब जो है संगठन की कमी से किसी का अस्तित्व नहीं है। मतलब बिना संगठन के किसी का अस्तित्व संभव ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि परिवार होता बच्चों, यदि जो है परिवार ना हो, ना तो बच्चे का सही से देखभाल हो पाएगा, ना ही जो है अच्छे जो है मूल्यों को सीख पाएगा, ना तो पढ़ाई कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संगठन के द्वारा ही व्यक्ति का निर्माण होता है और बिना संगठन के हम मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यदि हम आगे कहें और भी यहाँ से लिखा हुआ बच्चों कि संगठन से आशय
व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन के संसाधनों एवं मानवीय प्रयासों में से एक संबंध जो है स्थापित करता है। संगठन का आशय स्पष्ट करते हुए विभिन्न जो विद्वान हैं संगठन की परिभाषा को स्पष्ट किए हैं। संगठन बच्चों जो है, हम ऐसे भी इसकी परिभाषाओं को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। संगठन जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सोच समझकर की गई समन्वित क्रियाओं का तंत्र है। मतलब जो है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को पूरा करने का उद्देश्य रखते हैं, संगठन को जन्म देते हैं, उसी को भैया हम संगठन कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा लिखी हुई है कि संगठन से तात्पर्य व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो पूर्व निश्चित, मतलब पहले से निर्धारित जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए जब मिलकर कार्य करते हैं, उसी को हम जो है संगठन कहते हैं। मतलब जो है, कोई मान लो कोई कार्य करवाना है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को करते हैं तो उसी को भैया हम संगठन कहते हैं। इसकी परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो पहली इसकी विशेषता है कि व्यक्तियों का समूह, क्योंकि संगठन में व्यक्तियों का समूह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य अकेले तो संभव हो नहीं पाएगा। तो व्यक्ति जो कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और एक जैसे संगठन का निर्माण करते हैं। और यह उद्देश्य पर निर्भर करता है कि किसे संगठन का सदस्य जो है बनाया जाना चाहिए और किसे जो संगठन का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आवश्यकता ही जो कि व्यक्तियों को संगठन निर्माण के लिए प्रेरित करती है। दूसरी इसकी विशेषता बच्चों कि लक्ष्य का होना। मतलब कोई मान लो आप संगठन बना रहे हो तो कोई भैया उद्देश्य होगा किसी कार्य को करने का, तभी तो आप कोई संगठन बना रहे हो। मतलब जो है, लक्ष्यों को ध्यान में रख के ही कोई संगठन का निर्माण किया जाता है एवं उनके जो है सदस्य बनाए जाते हैं। और लक्ष्य ही जो है संगठनों को एक नई दिशा देते हैं और लक्ष्य ही कार्यपथ के चयन में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए जो प्रत्येक संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदैव जो है परिवर्तनशील रहती है। उसके बाद अगली इसकी विशेषता बच्चों संसाधनों में समन्वयन। मतलब जो है संगठन के जो संसाधन है इसमें जितना अच्छा समन्वयन होगा, संगठन उतने ही सरलता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। दूसरी अगली इसकी विशेषता बच्चों चौथी है एकीकृत जो प्रणाली। तो एकीकृत प्रणाली के अभाव से, मतलब इसकी कमी से संगठन जो है छिन्न भिन्न हो जाएगा और जो निर्धारित जो लक्ष्य है बच्चों उसकी प्राप्ति असंभव हो जाएगी। तो किसी भी संगठन के लिए एकीकृत प्रणाली मतलब जो है एक साथ जब व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब मिलकर कार्य करेंगे तभी जो है कोई जो है लक्ष्य को पा सकोगे। मान लो आपने ग्रुप तो बना लिया, लेकिन उस लक्ष्य के बारे में जो आपने बताया तो कुछ जो है उस लक्ष्य के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह से किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए इसमें कहा गया है कि किसी भी संगठन के लिए एकीकृत प्रणाली इसलिए आवश्यक है क्योंकि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति सामूहिक प्रयास से ही संभव है। मतलब जब सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी हम किसी कार्य को जो हम संभवतः उसको हम कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो धरना आपके होते हैं, जो प्रोटेस्ट आपके किए जाते हैं, तो अकेले व्यक्ति चाहे पूरी जिंदगी धरना करता रहे, कोई भी सरकार उसकी जो है कार्यों को नहीं कभी मानेगी। जब वही कार्य जब बहुत लोग मिलकर करते हैं तो सरकार उनकी जो है जो कि उनकी बातें रहते हैं, जो उनके शर्तें रहते हैं, उनको मानता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है क्योंकि संगठन की प्राप्ति है तो इसमें सामूहिक प्रयास होता है। ठीक है, इसी से संभव है। इस प्रयास के लिए आवश्यक है कि संगठन में से एक बेहतर संदेशवाहक तंत्र विकसित शुरू में हो ताकि संगठन एकीकृत प्रणाली रूप में कार्य कर सके और निर्धारित जो लक्ष्य है बच्चों उसको प्राप्त कर सके। अब यहाँ से पद सोपान क्या है इसको भी समझ लीजिए। मैं ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन को विस्तार से नहीं समझाऊंगा। आप जो है इसकी क्लास में मैंने चैप्टर वाइज भी इसकी करा रखी मैंने क्लास है, उसमें मैंने काफ़ी जो है चर्चा किया है एकदम जो है विस्तृत में। अब यहाँ से बच्चों पद सोपान क्या इसको समझ लीजिए। पद सोपान प्रणाली संगठन का एक सर्वव्यापी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसका प्रत्येक सभी प्रकार के संगठनों में किया जाता है। मतलब जो है यहां से थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसका प्रत्येक नहीं बच्चों, इसका प्रयोग जो है सभी प्रकार के संगठनों में जो है किया जाता है। जैसा कि डॉक्टर MP शर्मा लिखते हैं कि यह एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिले जाते हैं, अतः पद सोपान एक लाभदायक प्रणाली है। पद सोपान क्या है, एक लाभदायक प्रणाली है, परंतु साथ ही इसके कई सारे दोष भी हैं। पद सोपान प्रणाली के प्रमुख हम गुण दोषों की विवेचना करते हुए इसका मूल्यांकन जो है हम जो कि इसको हम समझ सकते हैं इसके
गुणों के माध्यम से, जैसे कि दिया हुआ है कि पद सोपान प्रणाली के गुणों का उल्लेख करते हुए साइमन स्मिथबर्ग और थॉम्पसन के अनुसार पद सोपान जो कि सुविधाजनक है और उद्देश्यों के कार्य का विभाजन द्वारा प्राप्त करवाता है। मतलब जो है पद सोपान क्या है बच्चों, सुविधाजनक है और उद्देश्य का जो कार्य है विभाजन के द्वारा जो है प्राप्त करवाता है तथा मतभेदों को दूर करके संगठन में समन्वय जो है स्थापित करता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र, तो स्वतंत्र जो है नियामक आयोग क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। ये क्या है, सरकार के द्वारा स्थापित ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं। मतलब जो है सरकार के द्वारा स्थापित ऐसे स्वतंत्र निकाय होते हैं जो अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे कि अर्थव्यवस्था के जो विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, दूरसंचार हो गया, ठीक है, शेयर बाजार हो गया, तो इसके नियमों को बनाने, उसको लागू जो है करने, उसकी निगरानी करने का जो है ये काम करते हैं, ताकि जो निष्पक्ष है प्रतिस्पर्धा है और उपभोक्ता हितों, जो सार्वजनिक सेवाओं की जो गुणवत्ता है वो सुनिश्चित हो सके। और यह जो है दलगत जो राजनीति है इससे मुक्त होकर के अपने काम को जो है कर सके। यह जो है आयोग अर्ध विधायी और अर्ध जो है न्यायिक कार्य करते हैं और इन्हें जो है विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए जो है बनाया जाता है। संक्षेप में यदि हम इसके जो है हम कह सकते हो आयोगों के हम लाभ की यदि हम बात करें तो यह कैसी जो है व्यवस्था बनाता है जो अर्ध विधायी और अर्ध जो है न्यायिक गतिविधियों को नौकरशाही के हाथों से बाहर रखना ये संभव बनाता है। और यह जो है राष्ट्रीय महत्व, तकनीकी प्राकृतिक गतिविधियों को दलगत रणनीति के दायरे से जो है बाहर ही रखता है। ठीक है, अब यहाँ से लेखा परीक्षण क्या है इसको समझ लीजिए, जिसको हम एडिटिंग कहते हैं। तो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन का जो वित्तीय खाता होता है, मतलब लेन देन का जो बच्चों खाता होता है, ठीक है, इसकी एक स्वतंत्र जांच की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे सटीक, विश्वसनीय हैं और लागू कानूनों व जो है मानकों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय जो विवरण है उसकी सत्यता, उसकी निष्पक्षता पर जो है राय व्यक्त करना होता है, या जो है वित्तीय सटीकता, अनुपालन, निष्पक्षता की जांच करता है, जिसमें वित्तीय जो है विवरणों जैसे कि जो बैलेंस शीट और जो है लाभ हानि खाता यथार्थ जो है पुष्टि करता है। मतलब जो आप ऐसे कह सकते हो कि लेखा परीक्षण क्या होता है बच्चों, जैसे कि कोई कार्य होता है सरकार के द्वारा, तो आपने कितना कार्य कराया, तो कितना इसमें खर्चा आया, तो उसी का ब्यौरा होता है इसमें। ठीक है, और भी यहाँ से लिखा हुआ है इसकी अगली परिभाषा, लेखा परीक्षा का अर्थ होता है कि किसी संगठन के वित्तीय खातों की आधिकारिक जांच से है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय जो विवरण है संस्था की सही आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेक्शन आपका 20 स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें, इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से केवल आपको 5 ही क्वेश्चन करना पड़ेगा और 3 क्वेश्चन आपके इस तरह रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लोक प्रशासन के क्षेत्र का आपको जो है, तो यहाँ से हम लोक प्रशासन के हम महत्व को यहाँ से समझेंगे, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से इसके यहाँ से महत्व को समझ लीजिए। इसका पहला जो बच्चों महत्व हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। तो जो कि हमारे प्राचीन जो समाज था उसमें अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ विद्यमान थी, परंतु वर्तमान समाज में मुख्यतः विकासशील जगत में रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, जीवन शैली जो कुरीतियाँ थी उसमें बदलाव लाना समाज के विकास हेतु आवश्यक है। और इस जो है लक्ष्यपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हेतु जिस प्रकार जो है संविधान, कानून, आर्थिक विकास, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रशासन का भी एक महत्वपूर्ण जो है साधन है। इसका पहला महत्व है। दूसरा बच्चों महत्व है कि राज्य का व्यवहारिक व जो है विशिष्ट भाग। तो लोक प्रशासन सरकार के कार्यों व उत्तरदायित्व को साकार स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है निर्वहन करता है। इसका कारण यह है कि वर्तमान समाज में राज्य को जनहितकारी व उन्नति के लिए आवश्यक जो है माना जाता है। उसके बाद इसका तीसरा महत्व बच्चा लोकतंत्र का जो है वाहक एवं जो है संरक्षण। तो लोक प्रशासन का लोकतंत्र के प्रमुख कार्यों के प्रसार में अत्यधिक जो है महत्व है, जैसे कि जनसाधारण के बीच सरकारी कार्यों व हितकारी नीतियों को प्रसारित करना और मानव के जो है अधिकारों को जो है लागू करना और जनता की जो है शिकायतों को सुलझाना, भेदभाव रहित चुनाव संपन्न कराना,
राजनीतिक जागरूकता लाना, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी जो कार्य है उसमें जनता को सहयोग हेतु प्रोत्साहित करना, ये सब इसके कार्य होते हैं। अगला भी इसका महत्व बच्चों, जन कल्याण का माध्यम। तो आधुनिक समाज में अधिकांश मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व लोक प्रशासन के माध्यम से पूर्ण की जाती है। और प्रशासन जिन सेवाओं या फिर जो कार्य होते हैं उसको जो करता है, उसमें प्रमुख जो कार्य हैं परिवहन का जैसे कार्य, ठीक है, आने जाने का कार्य, और जनसंचार, शिक्षा का कार्य, प्रौढ़ जो है शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, पशुपालन, सिंचाई, आवास, ऊर्जा इत्यादि जो है कार्य होते हैं प्रशासन के द्वारा। अगला भी इसका बच्चों जो महत्व है, रक्षा, अखंडता तथा शांति व्यवस्था के लिए। तो जो है सरकार की सफलता उसके प्रशासन की कुशलता पर निर्भर करती है। यदि यह शासन का अंग ना हो तो राज्य का ढांचा क्षीण हो जाएगा, मतलब जो है उसका पतन हो जाएगा। और कुछ दशाएं जैसे कि मूल्यवान खनिज, विदेशी संबंध, न्याय, पुलिस, गुप्तचर विभाग, सशक्त सेवा, आंतरिक जो परमाणु ऊर्जा इत्यादि किसी देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को निश्चित व परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो इस प्रकार के विषय लोक प्रशासन के अंतर्गत सोच समझ कर जो है शामिल किए जाते हैं। उसके बाद अगला इसका महत्व बच्चों, विकास प्रशासन का पर्याय, ठीक है। प्राय जो है समाजवादी शासन प्रणाली में संपूर्ण प्रगति प्रशासन के प्रयासों पर निर्भर या आधारित रहती है, तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी विकास के भौतिक नीति सिद्धांतों का निर्माण लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। राज्य के व जनता के विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लोक प्रशासन के कर्मचारियों व प्रशासनिक विशेषज्ञों के द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी सिद्धांत व नीतियों का निर्माण व उन्हें लागू भी जो है किया जाता है इसके माध्यम से। उसके बाद बच्चों आजीविका का जो है माध्यम। तो जो प्रशासन होता है लोक प्रशासन बच्चों, यह आजीविका का एक माध्यम भी है, ठीक है, क्योंकि लोक प्रशासन का कार्य केवल जन कल्याणकारी कार्य व विकास कार्य करने तक ही संकुचित नहीं है, बल्कि राज्य को जो सर्वोत्तम जो नियोक्ता अर्थात जो रोजगार है उसको भी प्रदान करना होता है लोक प्रशासन का कार्य, ठीक है। उसके बाद अगला जो महत्व बच्चों, विधि एवं जो है न्याय, क्योंकि वर्तमान शासन में राज्यों में विधि अर्थात जो है कानून को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और कानून के ऊपर कोई जो नहीं होता है। तो लोक प्रशासन का जो उत्तरदायित्व ये माना जाता है कि उनके द्वारा कानून, संविधान, नीतियों, नियमों और सिद्धांतों को बिना पक्षपात के राज्यों के कार्यों में जो है क्रियान्वित जो है किया जाए। उसके बाद बच्चों औद्योगिक एवं जो है आर्थिक विकास में भी इसका जो है महत्व होता है। तो ये थे इसके महत्व। अगले हम अब यहाँ से बच्चों इसमें देखिएगा जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि औपचारिक जो है संगठन के लाभ आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया कि मुख्य जो है कार्यपालिका के कार्य क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद भारत का नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले औपचारिक संगठन क्या है इसको समझ लीजिए, इसके लाभ क्या है। तो औपचारिक संगठन बच्चों, इसके लाभों में इसके लाभ क्या है, भूमिकाओं जो है जिम्मेदारी को स्पष्टता और जो है लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति, स्थिरता, बेहतर जो है समन्वय शामिल इसमें है, क्योंकि यह जो है नियमों प्रक्रियाओं पर आधारित होता है जिससे उत्तरदायित्व तय करना आसान होता है और कार्यों में दोहराव से बचा जा सकता है, और साथ ही यह संगठन को स्थिरता प्रदान करता है और जो संचार है उसको सुगम बनाता है। तो इनके कार्य आपको लिखना। अभी हम यहाँ से क्योंकि संगठन के जो प्रकार है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, अभी आगे और भी इसके हम थोड़ा सा विस्तृत में कराएंगे, उसको भी आपको देखना है। अब यहाँ से मुख्य कार्यपालिका के कार्य क्या है बच्चों, इसके कार्यों में आपको लिखना है कि देश के कानूनों को लागू करना, शासन चलाना, नीति बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना, ये सभी इसके कार्य है। और सार्वजनिक जो सेवाएं बच्चों उनको प्रदान करना, विदेश नीति का संचालन करना और देश की रक्षा करना, ये भी इनके कार्य है, जिसमें नौकरशाही का प्रबंधन, उसका बजट तैयार करना और सैन्य बलों का नेतृत्व भी इसमें शामिल है। तो ये सब बच्चों के कार्य हैं। अब यहाँ से भारत का नियंत्रक एवं जो है जो महालेखा परीक्षक है, इसको समझ लीजिए। ये एक जो है संवैधानिक प्राधिकारी है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुच्छेद 148 के तहत जो की जाती है, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच खातों का अकेक्षण करता है। अकेक्षण का मतलब होता है बच्चों उसकी जो है जांच करता है और सार्वजनिक धन के व्यय पर नज़र रखता है, मतलब जो सार्वजनिक जो धन जो खर्चा होता है उस पर नज़र भी रखता है। वर्तमान में
भारत में जो है संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक जो कि महालेखा परीक्षक हैं, जिन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान जो है लिया है और 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक पद पर जो है रहते हैं ये लोग। अब यहाँ से अगला जिसमें क्वेश्चन है कि प्रत्योजित जो है विधान की विशेषता क्या है, उसके बाद है सूत्र व स्टाफ के मध्य अंतर क्या है, उसके बाद है सुशासन का अर्थ बच्चों, इसका महत्व भी हम समझेंगे। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रत्योजित विधान क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का कानून है, ठीक है, जो संसद मतलब जो विधायिका के द्वारा जो है बनाकर उसके द्वारा अधिकृत किसी अधीनस्थ संस्था या कार्यपालिका के द्वारा जो है बनाया जाता है, इसे अधीनस्थ विधान भी जो है कहते हैं। इसकी हम परिभाषा के बच्चों बात करें, जब मुख्य विधायिका जैसे कि संसद कानून की केवल रूपरेखा तैयार करती है और विस्तार के नियम बनाने की शक्ति सरकार या किसी संगठन को सौंप देती है, तो उसी को बच्चों हम प्रत्योजित विधान जो कहा जाता है। इसमें परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। इसकी यहाँ से मुख्य विशेषता भी लिखी हुई है, जैसे कि शक्ति का हस्तांतरण। इसमें जो है संसद जो है अपनी कानून बनाने की शक्ति का एक हिस्सा कार्यपालिका मतलब सरकार अधीनस्थ अधिकारी को जो है सौंप देती है। दूसरी इसकी विशेषता बच्चों अधीनस्थ है प्राकृत, तो इसके तहत जो बनाए गए नियम हमेशा मुख्य अधिनियम के अधीन होते हैं और ये मुख्य कानून को उल्लंघन जो है नहीं कर सकते हैं। अगली भी विशेषता तीसरी इसमें विस्तृत जो है नियम जो है निर्माण, तो विधायिका केवल कानून का ढांचा तैयार करती है, जबकि विस्तृत नियम प्रक्रियाएं जो नियम है ये कार्यपालिका के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उसके बाद अगली इसकी विशेषता है संसदीय जो है नियंत्रण, तो प्रत्योजित जो है विधान पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है, संसद के पास इसे संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार जो है सुरक्षित रहता है। उसके बाद अगली इसकी जो विशेषता है न्यायिक जो है समीक्षा, तो यह जो है अधीनस्थ विधान संविधान या मुख्य अधिनियम के दायरे से बाहर जाकर बनाया जाता है, तो उसे न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। अगले भी विशेषता है लचीलापन और जो है गति, तो यह जो है तकनीक बदलती परिस्थितियों आपातकालीन स्थितियों में तुरंत नियम बनाने की सुविधा प्रदान करती है, क्योंकि संसदीय जो है प्रक्रिया लंबी होती है। अब इसमें बच्चों जो अगला इसमें क्वेश्चन था कि सूत्र क्या है और जो है स्टाफ क्या है, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ सबसे पहले समझ लीजिए, तो सूत्र का अर्थ होता है कि मुख्य कार्य करने वाली एक इकाई होती है, ठीक है। जैसे कि जो सेना होती है, सेना में लड़ने वाले सैनिक मतलब जो है, अब इससे कह सकते हैं कि सूत्र क्या होता है बच्चों, मुख्य कार्य करने वाली इकाई होती है। जैसे कि आप जो है आप कोई कार्य करते हैं, जैसे कि आप खेती करते हैं, तो आप ही हैं मुख्य जो कि व्यक्ति हैं जो कि आप खेती करते हैं, इसको सूत्र कहते हैं। और जो सीधे जो आदेश देती है, लक्ष्य प्राप्त करती है, ठीक है। जबकि स्टाफ क्या है बच्चों, स्टाफ होता है आपके सहायक इकाई होती है। स्टाफ क्या होता है, जैसे कि आप जो है आपने कंपनी को ही खोली, तो आपने जो है कुछ लोगों को भर्ती कर लिया, अपना स्टाफ बना लिया ताकि कार्य को जल्दी से हो सके, आपको जो है सलाह भी दे सके। तो स्टाफ का मतलब होता है एक सहायक इकाई, ठीक है, इसको कहते हैं जो सूत्र को सलाह सहायता देकर अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, ठीक है। तो संक्षेप में हम कहें बच्चों, तो सूत्र क्या है, सूत्र बच्चों काम करता है, जबकि स्टाफ क्या होता है, सलाह देता है। और सूत्र अधिकारी आदेश देते हैं, जबकि स्टाफ जो है अधिकारी परामर्श जो है देते हैं। इसके बीच में हम अंतर की बात करें, ठीक है, तो सूत्र जो होता है बच्चों ये लक्ष्य को सीधे क्रियान्वित करता है, मतलब जो प्राप्त करता है, जबकि स्टाफ क्या होता है बच्चों, उसको सलाह देता है, उसकी जो है सहायता करता है। फिर है जो सूत्र होता है बच्चों, ये क्या है, आदेश देने का पूर्ण इसके पास अधिकार होता है, लेकिन जो बच्चों स्टाफ होता है ये केवल जो परामर्श जो है सलाह का इसके पास अधिकार होता है। फिर है सूत्र जो होता है अंतिम जो परिणाम है इसके लिए जिम्मेदार होता है, जबकि जो स्टाफ होता है ये जो सुझाव की सटीकता के लिए जिम्मेदार होता है। सूत्र जो है ऊपर से नीचे हो सकते हैं, और इसमें क्या है स्टाफ क्या है, ये केवल जो परामर्श के रूप में होते हैं। तो संक्षेप में हम कहें तो सूत्र वे हैं जो काम करते हैं, सूत्र क्या होते हैं, वे जो काम करते हैं, जबकि स्टाफ क्या होते हैं, स्टाफ वे होते हैं जो काम को बेहतर ढंग से करने के लिए सलाह देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों सुशासन क्या है, ठीक है, सुशासन का मतलब होता है अच्छा एक शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जो पारदर्शी हो, जवाबदेही हो, कुशल जो है जन केंद्रित हो, मतलब जो है जनता पर केंद्रित हो। सरल शब्दों में हम कहें, जब सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग समाज के कल्याण और विकास के लिए पूरी ईमानदारी के साथ जब करती है,
तो बच्चों हम उसी को सुशासन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। और भी यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि सुशासन का अर्थ होता है कैसे शासन या जो है प्रबंधन जिसमें सरकार या प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही, न्यायसंगता और प्रभावशीलता के साथ काम करती है ताकि समाज में सभी वर्गों को समान अवसर और जो है विकास मिल सके। यह जो है शासन का वह तरीका है जिसमें जनता की भलाई, विकास को जो है प्राथमिकता दी जाती है। इसके एकदम विशेषताओं की बात करें बच्चों, तो पहले इसकी विशेषता है सुशासन की पारदर्शिता। तो शासन के सभी कार्यों, निर्णय जो है जनता के लिए स्पष्ट और जो है खुले होते हैं और इससे जो है भ्रष्टाचार जो है कम होता है। दूसरी विशेषता है जवाबदेही। तो सरकार और उसके जो है अधिकारी अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं और वे अपने जो है निर्णयों, कार्यों के लिए जो है जवाब देते हैं। उसके बाद है न्यायसंगता। तो जो है सभी नागरिकों को समान अधिकार, न्याय मिलता है और बिना किसी जो है भेदभाव के इसमें, ठीक है, सुशासन में। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि विकास जो है प्रशासन के उद्देश्य क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिएगी। उसके बाद है यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट होगा। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। तो विकास प्रशासन क्या बच्चों, इसको समझ लीजिए सबसे पहले। तो विकास प्रशासन बच्चों पूर्णतः नवीन एक अवधारणा, नवीन का मतलब होता है एक नई अवधारणा है जिसका उदय 20वीं सदी में हुआ। 20वीं सदी में तेजी से विभिन्न जो देश थे उपनिवेशों से जो है स्वतंत्र हुए और इन जो है राष्ट्रों में प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो है विकास की थी। अतः विकासशील राष्ट्रों में विकास के लक्ष्यों के अनुरूप, मतलब उसी के अनुसार जो प्रशासन का प्ररूप अस्तित्व में आया उसी को भैया हम विकास प्रशासन जो है कहा जाता है, ठीक है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से विकास प्रशासन के बहुत सारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को स्पष्ट किए हैं, उनको भी समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ से फैंस जो कि मैरले जी लिखते हैं कि विकास प्रशासन नए मूल्यों की जो है ओर ले जाने वाला वाहन है, मतलब एक साधन है जिसमें जो है आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण के रास्ते पर बढ़ने के लिए विकासशील देशों के द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न कार्य आते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा जो कि देते हैं यहाँ से स्टोन महोदय, ये लिखते हैं कि विकास प्रशासन का संबंध जो है 4 अर्थात जो है 4 जो कि बिंदुओं से होता है, जिसमें योजना जो है नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजना के बनाने एवं जो उसके क्रियान्वित से होता है। अगली परिभाषा यहाँ से पामर महोदय भी लिखते हैं कि विकास जो है प्रशासन का एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मानवीय और जो आर्थिक आयाम है। संक्षेप में हम कहें बच्चों, उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास प्रशासन का वह रूप और जो है धारणा है जो विकास के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक दोनों से ही जो कि सरोकार रखता है और अपने लक्ष्यों, कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता जो है दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से विकासशील देशों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है उसको समझेंगे। उसके बाद संगठन क्या है बच्चों, और औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन है इसके बीच में अंतर भी हम स्पष्ट करेंगे। उसके बाद है लोक जो निगम है, इस पर हम संक्षिप्त टिप्पणी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विकासशील देश में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है उसको समझ लीजिए। तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन जो है मात्र नीतियों को लागू करने का माध्यम नहीं है बच्चों, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मुख्य वाहक भी है। मतलब जो है इसका कार्य जो है सामाजिक और जो आर्थिक जो परिवर्तन है उसको भी लाना है। इसकी भूमिका को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि इसका कार्य जो है राष्ट्र निर्माण और जो है स्थिरता। तो विकासशील देश में अक्सर विविधताओं, आंतरिक संघर्षों से जूझते हैं, जहां लोक प्रशासन का मुख्य कार्य होता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, एक स्थिर जो है शासन व्यवस्था जो है प्रदान करना। दूसरी भी इसका जो विशेषता है आर्थिक जो है विकास और जो है नियोजन। तो इन देशों में निजी क्षेत्र अक्सर उतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए सरकार नीति आयोग जैसे संस्थानों के माध्यम से आर्थिक योजनाएं बनाने, बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क का निर्माण करवाना, बिजली, बांध, इसका जो निर्माण करने, गरीबी उन्मूलन मतलब जो गरीबी को खत्म करने के लिए लोक प्रशासन पर निर्भर जो है रहती है। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन का साधन। तो विकासशील समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं जैसे कि छुआछूत, निरक्षरता, लैंगिक असमानता, उसको दूर करने के लिए लोक प्रशासन कानून लागू करता है और जागरूकता फैलाता है, या जो है समाज में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं जो है संचालित करता है। उसके बाद है लोक कल्याणकारी राज्य। तो जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,
लोक प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और भारत में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं इसका जो है सटीक उदाहरण है। उसके बाद है संसाधनों का प्रबंधन। तो सीमित संसाधनों जैसे कि प्राकृतिक, वित्तीय, इसका कुशल और पारदर्शी आवंटित कराना ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। और लोक प्रशासन की एक बड़ी चुनौती और जो भूमिका है ये। अब यहाँ से बच्चों अगली जो उसकी विशेषता है आधुनिकीकरण। तो तकनीकी और जो है प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को नागरिक अनुकूल जो है बनाना। उदाहरण के लिए जैसे कि डिजिटल इंडिया पहल ने सेवाओं की पहुंच को जो है सुगम बनाया। निष्कर्ष में हम कहें बच्चों तो विकासशील देश में लोक प्रशासन को जो है विकास प्रशासन कहा जाता है। इसकी सफलता केवल नियमों के पालन में नहीं बल्कि जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में जो है निहित होती है। ठीक है, अब यहाँ से अगली जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि संगठन क्या है बच्चों, इसके प्रकारों का भी विवरण कीजिए। ठीक है, तो संगठन क्या है, अभी मैंने इसके परिभाषा को बताया था। संगठन बच्चों जो है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी जो है कह सकते हो जब साझा सोच किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर जब कार्य करते हैं उसी को हम संगठन कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से जो परिभाषा लिखी कि संगठन से तात्पर्य जो है व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं, उसी को संगठन कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों संगठन के जो प्रकार हैं औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, इसके बीच में अंतर क्या है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, तो औपचारिक संगठन की सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए। तो औपचारिक बच्चों संगठन होता है, ठीक है, या किसी जो विशेष या फिर कोई जो है निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम प्रबंधन के द्वारा बनाए गए अधिकार प्रबंधों की भी व्यवस्थित संरचना है एक प्रकार से। ठीक है, जबकि अनौपचारिक संगठन क्या है बच्चों, या जो संगठन कर्मचारियों के बीच सामाजिक और भावात्मक संबंधों के आधार पर स्वाभाविक रूप से जो है बनता है। अगला जो अंतर है कि या जो है औपचारिक जो संगठन है बच्चों या जो है प्रबंधन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किया जाता है, जबकि अनौपचारिक जो संगठन होता है या कर्मचारियों के बीच सामाजिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप या स्वतः जो है रूप से उत्पन्न होता है। उद्देश्य की बात करें तो औपचारिक जो संगठन होता है यह जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होता है, मतलब पहले से इसके लक्ष्य जो निर्धारित होते हैं। जबकि अनौपचारिक संगठन क्या होता है, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। अगली विशेषता है नियम जो है नीतियाँ। तो औपचारिक जो संगठन होता है बच्चों यह संस्था के नियमों नीतियों के कारण जो स्थापित होता है, जबकि अनौपचारिक जो संगठन है यह संस्था के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों के कारण जो स्थापित होता है। अगला फिर इसमें जो अंतर है बच्चों संरचना का, जिसमें जो औपचारिक जो है संगठन है इसमें कार्यों संबंधों के जो कि भूमिकागत औपचारिक संरचना होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन में क्या है इसमें जो है स्पष्ट जो है संरचना नहीं होती है बल्कि सामाजिक संबंधों के आधार पर जो है बनता है। इस तरह से इसके बीच में अंतर आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों लोक जो है निगम क्या है इसको समझ लीजिए। तो यह है सरकारी स्वामित्व वाली कानून रूप से स्थापित स्वायत्त संस्था होती है जो किसी विशेष सामाजिक उद्देश्य या सेवा जैसे कि परिवहन, बिजली, दूरसंचार उसको पूरा करने के लिए बनाई जाती है बच्चों, मतलब किसी कार्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है लोक निगम। या जो सरकारी विभाग से स्वतंत्र होकर काम करती है लेकिन संसद और विधानमंडल के पद जो है जवाबदेही होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों होता है कि जनहित होता है, न कि केवल लाभ कमाना होता है, मतलब इसका उद्देश्य रहता है कि लोगों की भलाई करना होता है। संक्षेप में हम कहें तो लोक निगम सरकारी निजी उद्यमों के बीच एक रूप है जो सरकारी नियंत्रण निजी क्षेत्रों की दक्षता का मिश्रण प्रस्तुत करता है ताकि महत्वपूर्ण सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उसको कुशलतापूर्वक जो है प्रदान किया जा सके लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से अगले जो इसमें जो क्वेश्चन आपका है कि नवीन लोक प्रशासन क्या है बच्चों, इसका लक्ष्य, इसकी विशेषता क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, कि नवीन लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन मैंने आपको बच्चों समझाया था कि लोक प्रशासन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है लोक प्रशासन। लोक प्लस प्रशासन, लोक मतलब होता है जनता, प्रशासन का मतलब होता है सेवा करना, मतलब जो है जनता की सेवा करना ही लोक प्रशासन है। अब यहाँ से नवीन लोक प्रशासन क्या, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, तो सन 1968 के उपरांत लोक प्रशासन के माध्यम के क्षेत्र में नए विचारों का सूत्रपात हुआ। इस जो नवीन विचारों के जो सूत्रपात होने के कारण परंपरागत लोक प्रशासन में कुछ जो है बदलाव महसूस किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन का जो नया स्वरूप जो बनकर जो समझ आया बच्चों उसी को हम नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा जो है दी गई। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन के विद्वानों का मानना है कि मूल्य विहीन, मतलब जो है बिना मूल्य विहीन
ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। मतलब ऐसा ज्ञान जिसमें मूल्य ना हो, वैल्यू ना हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा ज्ञान तो मृत शरीर के तुल्य है। मतलब ऐसा ज्ञान जो है एक मृत शरीर के तुल्य है, उसी के समान है। यदि मूल्य को ज्ञान की प्रेरणा मान लिया जाए तो कोई भी ज्ञान या विज्ञान का गलत उपयोग नहीं कर सकता है, विद्वानों का मानना है। अब यहाँ से बच्चों लोक प्रशासन की विशेषता को भी समझ लीजिए। इसकी पहली विशेषता है ग्राहक उन्मुखी। मतलब जो है नवीन लोक प्रशासन ग्राहक उन्मुखी था, और नवीन लोक प्रशासन का मानना था कि ग्राहक ही सर्वोपरि है, और लोक प्रशासन की उत्पत्ति ग्राहकों के लिए हुई है, इसलिए ग्राहक के हित को ध्यान में रखना ही लोक प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है। दूसरी विशेषता है उत्तरदायित्व। तो नवीन लोक प्रशासन अपने उत्तरदायित्व को समझता, और उसे जो है आकांक्षाओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व का एहसास भी था। और नवीन लोक प्रशासन का मानना था कि लोक प्रशासन को जन आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद अगली जो विशेषता है लचीली और जो है प्रशासनिक व्यवस्था। तो जमीन लोक प्रशासन का ढांचा जो है लोचदार था, जो समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन जो है कर लिया करता था, जिससे प्रशासन चलाने में सुगमता जो होती थी। उसके बाद जन जो है सहभागिता। तो नवीन लोक प्रशासन सामान्य जन के साथ से वार्ता के आधार पर प्रशासन चलाने का समर्थन जय करता था, और उनके अनुसार बिना जनता के सहयोग के प्रशासन को चलाना आसान नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है इसकी विशेषता। अब यहाँ से बच्चों इसका जो और भी हम दो जो कि पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसका आप दूसरा पेपर भी देख लीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। अगला इसमें क्वेश्चन था बच्चों कि लोक जो है सेवक किसे कहते हैं, इसको समझाएंगे। लाल फीताशाही क्या है, इसको समझेंगे। और लोक प्रशासन के चार जो मुख्य संगठनात्मक जो सिद्धांत है, इसको भी हम समझेंगे। वुडरो विल्सन को बच्चों दुनिया भर में लोक प्रशासन का जो है जनक कहा जाता है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से जो है वुडरो विल्सन ने जो है इस शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, जो कि लोक प्रशासन का। उन्होंने 1857 में प्रकाशित अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताते हुए कहा कि संविधान का जो निर्माण है तो सरल है, लेकिन इस पर चलना बहुत ही कठिन है, ये इन्होंने बताया। अब यहाँ से लोक सेवक क्या है, इसको समझ लीजिए। तो लोक सेवक बच्चों जो है वह व्यक्ति होता है जिसे जो है सरकार के द्वारा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत जनता की सेवा करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए उसको नियुक्त किया जाता है, उसी को हम लोक सेवक कहते हैं। जिसमें सरकारी कर्मचारी हो सकता है, निर्वाचित अधिकारी कोई हो सकता है, जैसे कि संसद, विधायक, सरपंच या फिर पुलिस होता है, तो जनता की सेवा के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, इसी को हम लोक सेवक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लाल फीताशाही बच्चों किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो लाल फीताशाही बच्चों, इसका प्रयोग सरकारी संस्थानों और बड़े निजी क्षेत्रों में इस शब्द का प्रयोग अधिकतर जो है होता है। ठीक है, इसको हम परिभाषित करें तो कोई भी कार्य करने से पहले अत्यधिक जो है नियम शर्तों का पालन करना जो ही लाल फीताशाही है। मतलब जो है कोई भी बच्चों जो कार्य होता है तो अत्यधिक उसके नियम होते हैं, उसके शर्तें होती हैं, उसको पालन करना होता है। जैसे कि आप जो जैसे कि पेपर है, जैसे कि आपको नौकरी लेना है तो उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। पहले एग्जाम क्रैक करो, फिर फिजिकल होता है, तो इस तरह से तब जाकर आपको जो है नौकरी मिलती है। ठीक उसी प्रकार कोई भी कार्य करने से पहले अत्यधिक नियमों शर्तों का पालन करना पड़ता है, और जो नियम होते हैं जो उसका पालन जो करना पड़ता है वही जो है क्या है, लाल फीताशाही है। और कभी कभी प्रशासनिक नियमों का बहुत सख्त जो कि सख्ती से पालन किया जाता है। मतलब कोई जो नियम होते हैं कभी क्या होता है, बहुत सख्ती से उसका पालन किया जाता है। ठीक है, जिससे जो है कार्य में विलंब होने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों हम मान लें कि रेलवे लाइन जो है किसी हरित क्षेत्र से जो है गुजरना है, मतलब रेलवे कहीं से निकालना है मान लो जंगल से, तो तब जो है सबसे पहले क्या होगा, पर्यावरण से जो है लेकर के एनजीटी और जमीन जो अधिकरण है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, मुआवजों के लिए हाईकोर्ट समेत तमाम सरकारी विभाग की मंजूरी लेना होगा, तभी जो है हम रेलवे जो है निकाल सकेंगे। जैसे कि कोई भैया हाईवे जब पास होता है तो आपने देखा होगा जिन लोगों की ज़मीनें पड़ती है तो उसको सरकार जो कि मुआवजा देती है। तो ये प्रक्रिया इतनी जो कि सरल नहीं होती है, तो इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो उसी को भैया हम लाल फीताशाही कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि प्रशासनिक जो है नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको समझेंगे। फिर यहाँ से सेक्शन आपका बी स्टार्ट होगा। इसमें क्वेश्चन के राज्य में लोक प्रशासन का महत्व क्या है।
तो प्रशासनिक नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला इसका उद्देश्य बच्चों की लोक सेवक जो हैं, जो कि जनता के लिए जो बनाए जाते हैं, जब भी नियुक्त किया जाता है, जैसे कि पुलिस वगैरह, संसद वगैरह, तो इनको जो है ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जो है कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देना, ताकि वे सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें और भ्रष्टाचार से बचे और राष्ट्र व समाज के लिए नैतिक व प्रभावी शासन सुनिश्चित कर सके, जिससे जनता का विश्वास बना रहे। यह सुनिश्चित करता है कि सही निर्णय सही जो है गलत के सिद्धांतों पर आधारित हो और समाज को जो है अधिकतम जो है लाभ मिले। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन था बच्चों कि राज्य में लोक प्रशासन का महत्व। इसका बच्चों महत्व की नीतियों को लागू करने और जन कल्याण सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकार जो नागरिक के बीच सेतु का जो है काम करते हैं। और क्योंकि यह जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक जो सेवाएं हैं भी प्रदान करता है, और जिससे जो है सुशासन, सामाजिक प्रगति होती है, जिससे नागरिक अपने जीवन के हर पहलू में इससे जो है प्रभावित होते हैं। अब यहाँ से पोस्ट कार्ड से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत को समझेंगे। फिर वैज्ञानिक जो है प्रबंध सिद्धांत क्या है, उसके बाद है जो कि प्रदत्त व्यवस्थापन की अवधारणा क्या है, उसके बाद है नौकरशाही के सिद्धांत जो कि मैक्स वेबर का क्या योगदान है इसमें, इन सभी को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों पोस्ट कार्ड क्या, इसको समझ लीजिए। पोस्ट कार्ड सिद्धांत बच्चों ये प्रबंधन और जो है लोक प्रशासन में इसका उपयोग होने वाला एक संक्षिप्त नाम है, जो किसी संगठन के जो मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कि कोई संगठन बच्चों होता है तो उसके जो कार्य होते हैं, जैसे कि योजना बनाना, संगठन करना, स्टाफिंग करना, निर्देशन देना, सामान्य रिपोर्टिंग और जो है बजट को बनाना, ये सब जो है बताता है। इससे जो है लूथर गुलिक, ये जो सिद्धांत बच्चों पोस्ट कार्ड का, इस सिद्धांत को लूथर गुलिक ने प्रस्तुत किया ताकि जो है प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और जो है उसको प्रभावी बनाया जा सके। यह प्रबंधकों के लिए एक रूपरेखा है, उन्हें किसी संगठन के संचालन के लिए कौन कौन से कार्य करने होते हैं। इसके एकदम फुल फॉर्म की बात करें बच्चों पोस्ट कार्ड के, तो पी का मतलब होता है प्लानिंग करना, योजना बनाने, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है संगठन करना, उसके बाद एस मतलब होता है स्टाफिंग, मतलब जो है कर्मचारी की नियुक्ति करना, उसके बाद डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, निर्देशन करना, और सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, मतलब जो समन्वय करना, और आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, मतलब प्रतिवेदन करना, रिपोर्टिंग करना, और बी का मतलब होता है बजट बनाना, ठीक है, कार्य के लिए। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन था कि प्रदत्त जो है व्यवस्थापन, ये क्या है बच्चों, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विधायिका के द्वारा बनाए गए जो कानून है, इसके तहत सरकारी को जो है कुछ अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाती है ताकि जो है उन कानूनों को लागू कर सके। और वर्तमान समय में राज्य के कार्यों में विस्तार होने के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन की आवश्यकता और भी जो है बढ़ जाती है। अगला भी क्वेश्चन देखिएगा कि नौकरशाही के सिद्धांत समझ लीजिए, ठीक है, जो कि खासकर मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए एक संगठन को चलाने के लिए जो नियम होते हैं, उसके जो पदानुक्रम होते हैं, जो इसकी विशेषज्ञता होती है, उस पर आधारित एक व्यवस्थित तरीका बताते हैं, जिसमें स्पष्ट आदेश, श्रृंखला, श्रम का विभाजन, योग्यता आधारित चयन, अंतर व्यक्तित्व संबंध और मानक जो है संचालन जो प्रक्रियाएं इसमें शामिल है, जो दक्षता, तर्कसंगता, स्थिरता जो है लाते हैं। यह जो है सिद्धांत एक संगठन को सुचारू निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए तार्किक और कुशल ढांचे का प्रस्ताव जो है करते हैं। निष्कर्ष में हम कहें बच्चों तो मैक्स वेबर का नौकरशाही जो सिद्धांत है, यह जटिल जो संगठन है उसको समझने के लिए एक आदर्श जो कि स्वरूप है प्रदान करता है हमको। हालांकि इसकी कठोरता की आलोचना भी की जाती है, लेकिन आज भी दुनिया भर में सरकारी निजी जो प्रशासन है वेबर के द्वारा बताए गए बुनियादी सिद्धांतों पर ही जो है टिके हुए हैं। अगला भी देखिएगा वैज्ञानिक प्रबंध जो सिद्धांत क्या है बच्चों, उसको भी समझ लीजिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत बच्चों, यह टेलर महोदय ने 20वीं सदी की शुरुआत में प्रतिपादन इसका किया था, जिसको टेलरवाद भी जो है कहा जाता है। ठीक है, इसके हम उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य कार्य क्षमता को बढ़ाना, अपव्यय जो है मतलब जो फिजूल खर्ची उसको कम करना। टेलर का मानना था कि काम को करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है जिसे वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से जो खोजा जा सकता है। निष्कर्ष में हम कहें बच्चों तो टेलर के इस सिद्धांत ने औद्योगिक उत्पादन में क्रांति ला दी, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह श्रमिकों को मशीन के पुर्जों की तरह जो है मानता है और मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी भी जो है करता है। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र
नियामकीय जो है आयोग का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। भारत में सिविल सेवा भर्ती की प्रक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन कराया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवीन लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, नवीन लोक प्रशासन ये भी कराया है बच्चों। अब यहाँ से अगला देखिएगा, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है बच्चों, इसका विषय, ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। और जो है मानव संबंध सिद्धांत, एक निबंध लिखना है इस पर आपको। उसके बाद भारत में जो है बजट की प्रक्रिया, तो भारत में बजट की प्रक्रिया को हम समझेंगे बच्चों, इसके घटक को। लास्ट में फिर क्वेश्चन की सुशासन क्या है, इसको परिभाषित कर दिए, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। देखो ये जो मैं करा रहा हूँ, ये MGQP के पिछले 2 वर्षों के पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। ये क्लास तो आपको देखना ही है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने एक पेपर और सॉल्व किया है, चाहे MJPRU वाला देख के जाओ, या फिर एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो मैंने मॉडल पेपर को सॉल्व किया है सेकंड वाला, चाहे वो देख के जाओ। ये 2 में से एक और आपको देख लेना है, जिससे आपका पूरा पेपर कवर होगा। एक पेपर के सहारे आपको नहीं जाना है। देखो अब बजट क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो बजट क्या है बच्चों, एक वित्तीय योजना है जो एक निश्चित अवधि, जैसे कि 1 महीना फिर 1 साल के लिए आपकी अनुमानित आय कितनी है या फिर आपके खर्चे कितने हैं। जैसे कि बजट क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप 1 महीने में कितना कमाते हैं, आपका खर्चा कितना 1 महीने में है, तो इन सभी का कह सकते हो एक बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब जो है ये एक प्रकार का डिटेल होता है, यह बताता है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जो है जाता है, या जो है आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, पैसे बचाने, अनावश्यक जो खर्च है, फिजूल जो खर्च है, उसका नियंत्रण रखने में मदद करता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या फिर पारिवारिक हो या फिर कोई संगठन का हो। ठीक है, इसके तो मुख्य बातों की बात जो इसमें दी हुई है बजट की, पहली है आय। मतलब जो है इसमें आय देखी जाती है कि वह कुल पैसा जो एक निश्चित अवधि में कमाया जाता है, जैसे कि वेतन, जैसे कि 1 महीने में वेतन, तो जो आय आपकी है, ठीक है। अब इसका जो व्यय है, जैसे कि वह पैसा एक निश्चित अवधि में खर्च होता है, जैसे कि आपका किराया हो सकता है, भोजन का बिल, ये अन्य प्रकार की जरूरतें, तो कितना खर्चा होता है उसका एक डिटेल रखो। इसके आप कह सकते हैं कि उसकी कह सकते हैं उसका एक बजट बनाओ कि कितना खर्चा आता है, कितना हम कमाते हैं। फिर अवधि कि कितने में इतना खर्चा आ रहा है, हमारी जो है महीने की सैलरी कितनी, तो उसी प्रकार से हम खर्चा करें। ठीक है, उसके बाद है लक्ष्य, जैसे कि इस प्रकार से हम जब किसी चीज़ का हम बजट बना लेंगे कि मान लो हमारे जो है महीने का हम 20,000 कमाते हैं, और उसका जो कि हमको खर्चा करना किसी प्रकार जो है 10,000 हमको खर्चा करना, 10 हमको बचाना है। जब आप बचा लोगे 10,000, तो आपका जो लक्ष्य होगा, बजट जब आपके पास बन जाएगा, तो आप जो है इसका उपयोग घर खरीदने, शिक्षा या फिर आपात स्थिति के लिए बचत करने वाले वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एकदम संक्षेप में क्या है बच्चों, तो बजट क्या है, आपके पैसे का प्रबंधन करने का साधन है, ताकि आप अपनी जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके, और भविष्य के लिए आप जो पैसे हैं उसको बचा भी सको। इसी को हम बजट कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, इतनी ही क्लास थी, इतनी आपको देख के जाना है, और इसका एक क्लास और भी आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।